अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक और सीरीज़ का प्रोग्राम लेके आए हैं और ये प्रोग्राम का फोरम है डायबिटीज़ पाकिस्तान का फेसबुक पेज। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर से हम आपके लिए लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनसे कोई भी सवाल पूछें तो वो आपके लिए ख़ास तौर पे वक्त निकाल के इस लाइव प्रोग्राम में जो आपके कमेंट्स हैं उनको देख के आपके सवालात के जवाब देंगे। प्रोग्राम का उन्वान आपको बताता चलूँ, ज़ियाबीतस यानी शुगर नो प्रॉब्लम, मैनेज विद डॉक्टर नवीद शहजाद। डॉक्टर नवीद शहजाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आप कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, आप इंटर्निस्ट भी हैं, यानी इंटरनल मेडिसिन में आपने FCPS किया हुआ है और आप एक बहुत ही शगुफ्ता मिजाज के बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और अपने कोलीग्स में और पेशेंट्स में यकसां मकबूल हैं। आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सिलसिला ये है कि आपके साथ प्रोग्राम्स जो हैं हमने पहले रमज़ान से भी किए, रमज़ान के हवाले से, फिर हमने एक सीरीज़ शुरू की जिसमें हमने जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे प्रोग्राम किया कि वो ख़वातीन जिनको हमल के दौरान पता चलता है कि उनको शुगर हो गई, उसके सारे सियाको सबाक, उसके मुतालिक तमाम मालूमात, स्क्रीनिंग कैसे की जाए, जानकारी कैसे हासिल की जाए, इलाज कैसे किया जाए, ये सारी आपने बातें बताई और आपने ये भी बताया कि किस तरह से माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि हमल के दौरान होने वाली शुगर का सही इलाज किया जाए। फिर एक प्रोग्राम उसके बाद आपने किया जिसमें आपने ये बताया कि अगर कोई पहले से डायबिटिक है और ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटिक होते हैं क्योंकि छोटी उम्र में हमल होता है, तो अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ है और अब वो हामला हो गई हैं तो वो अपने शुगर को कैसे कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है, जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है ख़वातीन के हवाले से, उसी की एक कड़ी है और डॉक्टर साहब कड़ी ये है कि एक इस्तिलाह है, एक बीमारी है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि जिस फील्ड को आप डील कर रहे हैं यानी कि डायबिटीज़ और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, ख़वातीन में भी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और दीगर हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो जाना उनकी पूरे जिस्म पे असरअंदाज होता है, जैसे मर्दों में भी होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये आपकी फील्ड एंडोक्रिनोलॉजी की भी फील्ड है। आज आपने ये बताना है कि वो ख़वातीन जिनको हम आम इस्तिलाह में कहते हैं कि जी इनकी ओवरीज़, यानी जिनमें बच्चादानी के साथ जो 2 अंडे आप कह लें या जहाँ पे अंडे बनते हैं ख़वातीन के, अब वो ओवरीज़ कहलाती हैं, तो उनमें क्या बीमारी हो जाती है जिसको आम इस्तिलाह में PCO या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पहले लोग ये समझते थे, जो शुरू में है उसमें लोग ये समझते थे कि ओवरीज़ के अंदर सिस्ट का होना ज़रूरी है। अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये एक कम्बिनेशन है जो कि अभी लेटेस्ट जो है इंटरनेशनल सोसाइटी ने इसको रिवाइंड किया है और इसका क्राइटेरिया को थोड़ा सा बदला है। हम आम समझाने के लिए कह सकते हैं कि इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं जी। एक वो पार्ट जो कि माहवारी से रिलेटेड है, यानी कि मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ रिलेटेड है, और एक वो पार्ट जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस, वो भी उसी का पार्ट होता है। लेकिन ये कि उसमें अगर जिस्म में एंड्रोजन्स, जिसे मर्दाना तरह के हार्मोन्स कहते हैं, अगर वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाएँ तो उसकी अलामात आती हैं। उनकी अलामात में क्या होता है, चेहरे पे बाल ज़्यादा हो जाना, वज़न का बढ़ जाना, ठीक है, या फिर जो है वो साथ में कोई और मसला जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके साथ हो जाना, यानी कि ब्लड प्रेशर का मसला। हाँ, उसमें ये होता है कम्बिनेशन होता है काफ़ी चीज़ों का, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर का होना, मरीज़ का वेट का ज़्यादा होना, फिर कोलेस्ट्रॉल की ख़राबी होना, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसमें जो हाइपर एंड्रोजनिज्म जिसे हम कहते हैं कि मर्दाना हार्मोन ज़्यादा हो जाना,
उसकी वजह से ऐसी चेहरे ख़वातीन में मर्दाना हार्मोन किसी मिकदार में होता है? हाँ, थोड़ी मिकदार में होता है, लेकिन 50 लेस देन जो 50 नैनोग्राम पर इंटरनेशनल यूनिट है, जो कुछ लैब्स कुछ डिफरेंट माइक्रो में यूज़ करते हैं, कुछ नैनो में, एक रफ सी एस्टिमेशन। अगर इससे ज़्यादा मर्दाना हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन्स की कैटेगरी में लाते हैं, अगर वो ज़्यादा होंगे तो उनके चेहरे पे बाल ज़्यादा आएंगे, मर्दाना हिस्सों पे बाल ज़्यादा आ जाने, यानी कि आम तौर पे औरतों के नीचे दाढ़ी वाले हिस्से पे बाल नहीं होते, उनमें आना शुरू हो सकते हैं। फ्रंट ऑफ द चेस्ट है, जैसे इनमें बाजुओं पे ज़्यादा हो जाना, थाइज़ के एरिया के ऊपर बाल ज़्यादा हो जाना, तो ये जो है इसको हम हिर्सुटिज़म कहते हैं, ठीक है, यानी कि बालों का ज़्यादा हो जाना, जो कि मर्दाना एरियाज़ में, ठीक है ना। बाकी जिसमें पे भी बाल कुछ लोगों के फीमेल्स के ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें वेरुकेरिया, हाँ, जिन्हें कहते हैं। दूसरी ये चीज़, वो फीमेल जिनमें ग्रोइंग एज के अंदर, जो बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, अगर उनको एक्नी हो जाए, यानी कि चेहरे पे दाने या पिंपल्स का मसला हो और वो हल ना हो रहा हो, ये तो आम, ठीक है, आम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को ही हो। हम ये कह रहे हैं वो फीमेल जिनमें एक्नी हो, यानी कि दाने पिंपल्स बनते हों और वो आम ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रहे हों, यानी कि वो हर तरह की ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन वो कहती है उसके बावजूद जो है उसकी बीमारी से छुटकारा नहीं पड़ रहा या वो कम नहीं हो रहे जी, ठीक है। फिर उसमें वज़न का बढ़ जाना भी एक हिस्सा है। और दूसरा पार्ट है जो कि मेंस्ट्रुअल यानी कि माहवारी से रिलेटेड है, उसमें ये होता है कि या तो फीमेल्स को बिल्कुल माहवारी नहीं आती या कम आती है, या जो है वो बिल्कुल आनी स्टार्ट नहीं होती। पास फीमेल्स के अंदर भी ये भी हो जाता है। तो इसको हम जो ना आना होता है इसे एनओवुलेटरी कहते हैं, जो कम आना है ओलिगो, ठीक है, या फिर जो है एमेनोरिया जो है वो हमारी तरफ फीमेल्स। उसमें ये होता है कि पहले ये कॉन्सेप्ट था, ये लोग सोचते थे कि ओवरीज़ के अंदर सिस्ट का होना ज़रूरी है, अब ऐसा नहीं है। और इसका जो तशख़ीस है, जो डायग्नोसिस है, वो हम जो है एक तो जो मरीज़ के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, फिर हमारी फ़िज़िकल फाइंडिंग जो कि मरीज़ में नज़र आ रहा था, उन दोनों को मिला के करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो क्या कहते हैं, बाकी और भी बहुत सारी ख़ास बीमारियां हम किसी वक्त में जो इससे रिलेटेड हैं वो हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि उनको हमने कैसे डील करना होता है, वो डिफरेंट है इससे। लेकिन ये एक स्टडी पब्लिश हुई, हक एट ऑल ने पब्लिश की, उसमें वो कहते हैं कि जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, वो जहाँ पे वो फीमेल्स आती हैं जिनकी जो है प्रेगनेंसी हमल नहीं हो रहा था। अच्छा, ये पीसीओ की वजह से ये भी मसला ये भी जो 17% फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं उस क्लिनिक के अंदर, वो कहता है उनमें से 40% को पीसीओस था। ये एक स्टडी पब्लिश और भी वेरियस डाटा है, लेकिन ये एक जो है वो मैं स्टडी का हवाला दे रहा हूँ कि ये जो इनफर्टिलिटी है, यानी कि प्रेगनेंसी का ना होना, उनमें से एक ये सबसे बड़ी वजह है। और बाज़ फीमेल्स जो है वो हमारे यहाँ काफ़ी सारी फीमेल्स जो कि प्रेजेंट भी इसीलिए होते हैं कि देखें डॉक्टर साहब चेहरे पे बाल ज़्यादा हो रहे हैं, दाने बन रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, कईयों को शुगर डायग्नोज हो जाती है इसमें, ठीक है, शुगर का मर्ज़ लाक हो जाता है, और साथ में जो है वो माहवारी का सिलसिला जो है वो भी ख़राब होता है। तो फीमेल्स आती हैं कि देखें डॉक्टर साहब शादी हुई है लेकिन जो है वो हमल नहीं ठहर रहा। तो उसकी मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक स्टडी की कि 17% फीमेल ने प्रेजेंट किया, उनमें से 40% थी उनको पीसीओज निकला। तो पुराने ज़माने में लोग ये कहते थे कि अल्ट्रासाउंड में, अभी भी लोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है, जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया अब सेट है, उसमें ज़रूरी नहीं कि ओवरीज़ के अंदर सिस्ट हों। तो ये एक मिस नॉमर्स है जो है वो लेवेंथेल जो साइंटिस्ट था, लेवेंथेल बेसिकली उसके साथ ये एसोसिएटेड, जिसने ये पहली दफ़ा डिस्कवर किया था। कुछ बुक्स के अंदर स्टीन लेवेंथेल सिंड्रोम के नाम से भी ये लिखा होता है, /PCOS लिखा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही मुख्तसर से वक्त में अभी काफ़ी सारी चीज़ों को आश्कार किया है, छेड़ दिया है, बताया हमें। मैं जानना चाहूँगा कि इससे आपने फरमाया कि हिर्सुटिज़म यानी बाल ज़्यादा हो जाते हैं, मर्दाना हार्मोन की कुछ मिकदार ज़्यादा हो जाती है, माहवारी डिस्टर्ब हो जाती है, ख़वातीन जो हैं वो कंसीव नहीं करती, उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती, और शुगर भी बढ़ जाती है। आप ये फरमाइए बतौर डायबिटोलॉजिस्ट कि शुगर क्यों बढ़ जाती है? अच्छा, शुगर इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसमें जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसमें भी उसी तरह ही, ठीक है। मैकेनिज़्म अगरचे वो कहते हैं कि इसके बारे में अननोन है, वेरियस थ्योरीज हैं, कोई कहता है किसी प्रोसेस से होता है, कोई किसी से, क्योंकि एंड्रोजन्स हार्मोन है जो एनाबॉलिक हार्मोन है, एंड्रोजन जो वज़न को बढ़ाते हैं, तो वज़न बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, यानी कि अपनी जिस्म की इंसुलिन काम नहीं करेगी, तो शुगर होने का अंदेशा होता है। और इसमें आलमोस्ट 1/3 फीमेल्स जो है वो उनको डायबिटीज़ जो है वो शुगर या तो शुरू में पता लगती है या जब वो पूरा डायग्नोसिस कर लें तो उसके साथ उनको तो शुगर का मर्ज़ लाक होता है।
लेकिन 1/3 है, ज़रूरी नहीं कि 100% फीमेल्स जिनको PCOS हुआ है उनको शुगर्स भी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब बताइए कि शिकायत जिनसे वो प्रेजेंट करती हैं, उनमें से काफ़ी सारी हमने जो अभी अलामतें बताई हैं कि फ़ीमेल्स कहती हैं कि हमारा वज़न डॉक्टर साहब बढ़ना शुरू हो गया है, हमें माहवारी सही नहीं आ रही। ज़्यादातर ये क्योंकि रिपोर्ट होती हैं हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियंस के पास, ठीक है, लेकिन जो इम्बैलेंस होता है वो बेसिकली हार्मोनल होता है, ठीक है, तो उसको देखना ज़रूरी होता है कि ये इम्बैलेंस कितना है, ठीक है, और मरीज़ को आपने किस तरह लेके चलना है और क्या एडवाइस करनी है, कैसे करना है। जैसे कुछ फीमेल्स आती हैं वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमारे चेहरे पे बाल जैसे मर्दाना बाल आने शुरू हो गए हैं, दाढ़ी आनी निकलनी शुरू हो गई है, तो ये किस वजह से हो रहे हैं, तो इस वजह से फीमेल्स आ सकती हैं। फिर एक हमने अभी बताया ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट एक्नी, यानी कि इलाज करा रहे हों लेकिन वो ठीक ना हो रही हो, और इसी तरह जो है या तो माहवारी बिल्कुल शुरू नहीं हुई, या शुरू हुई तो कम आती है, या बिल्कुल ना होने के बराबर। इन्हीं को हम पेचीदगियाँ भी कहेंगे। नहीं, पेचीदगियों में से जो PCOS है उसके साथ एक तो हमने पेचीदगी का जिक्र किया कि डायबिटीज़ से है, ज़ियाबतीस का मर्ज़ होना ज़रूरी हो जाता है बाज़ फीमेल्स को, ठीक है। फिर कुछ लोगों को इसमें स्टडीज़ देखी गई हैं, जो डाटा है वो ये कहता है कि खुदा ना खासा दिल के मसाइल भी ज़्यादा हैं ऐसी फीमेल्स के अंदर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क होने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओबेसिटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, डायबिटीज़ होगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, फिर एंड्रोजन्स एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है, तो इसलिए वो वेट गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेचीदगियाँ दिल के मसाइल का भी हल कर सकती हैं। और कुछ फीमेल्स के साथ थायराइड के मसले, जो गले का गदूद है, उसकी भी एसोसिएशन देखी गई है PCOS के साथ। PCOS के साथ तो काफ़ी ज़्यादा एंडोक्रिनोलॉजिकल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से बॉडी के ऊपर असरात आने बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये होता है कि जो मेन हार्मोन जिसे हम मर्दाना हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि हम एंड्रोजन मेन बड़ा है, मर्दों में हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ख़वातीन में मिकदार बढ़ जाए तो मसला है। बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से एक बैलेंस है क्रिएट, क्योंकि जो मेल को मेल पैटर्न जो सारा कुछ देता है दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल्स के अंदर आपने जैसे दूसरे हार्मोन्स का जिक्र किया, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो वो अपने अपने फंक्शन जो है वो करते हैं और उनका बैलेंस ख़राब होता है। फिर उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आम पब्लिक के लिए समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जब ये टेस्टोस्टेरोन लेवल या एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं तो मूड मिजाज पे भी कोई असरात पड़ते होंगे? PCOS के साथ जो है वो मेरी मिसेज की एक कोलीग है, उसने रिसर्च भी की थी PCOS। मिसेज भी डॉक्टर? हाँ जी, वो साइकेट्रिस्ट। ठीक। तो उनके साथ उनकी एक कोलीग थी, उन्होंने रिसर्च भी की थी इधर ही, PCOS एंड डिप्रेशन, एंड काफ़ी उसमें मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन इट्स वाज मोर देन 20%, 40% तक फीमेल्स दे हैड डिप्रेसिव एपिसोड। देखिए अब फीमेल्स जो डिप्रेशन है दैट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली टू के कोई उसे कोई इवेंट ही गुजरा हो ज़िंदगी में, कोई बुरा है, बीमारी इज़ आल्सो ए स्ट्रेस फैक्टर। तो इसलिए PCOS के साथ डिप्रेशन का भी काफ़ी लिंक है, और फीमेल्स इवन, और इसके भी डिप्रेशन आम नहीं होगा, क्योंकि फीमेल्स के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे उसका डिप्रेशन जाएगा नहीं। तो इसलिए इसमें डिप्रेशन भी बहुत रेजिस्टेंट किस्म का होता है, आम जो है वो तरीके से जाएगा नहीं। इसके लिए फार्माकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, सारी चीज़ें हमें करनी है। डॉक्टर साहब, वो जब मर्दाना हार्मोन थोड़े बढ़ जाते हैं, एक तरफ तो डिप्रेशन आपने बताया, जो हालात मतलब सारी जो उनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी, मगर कुछ एग्रेशन भी हो सकता है कि होता हो? एग्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, देखें दोनों किसी हद तक हैं, किसी हद तक हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने बात की, तो आवाज़ भी बदल सकती है थोड़ी बहुत, मर्दाना आवाज़ भारी हो जाना, ठीक है, ये भी बाज़ फीमेल्स के अंदर कंप्लेन होती है, क्योंकि ये थायराइड के मसाइल में भी तो होती है। बाल भी गिरते होंगे? बाल इसमें नहीं गिरते, इसमें कोई ऐसी है नहीं, क्योंकि हेयर इसमें ज़्यादा होते हैं, मतलब मर्दाना पैटर्न नहीं, मगर मर्दाना पैटर्न में जो फ्रंटल रिसेशन है या फ्रंटल रिसेशन रिपोर्टेड है, हाँ, क्योंकि फीमेल्स के अंदर वो इतनी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती। वो कहती हैं कि शायद हमारी थोड़ी बहुत अनीमिया है, या मतलब हार्मोनल इशू चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन फ्रंटल बार्डलिंग इसमें होती है, बात फीमेल्स रिपोर्ट करती हैं, लेकिन वो टिपिकल नहीं होती। जैसे मेल के अंदर मेल पैटर्न बार्डनेस नहीं होती, फ्रंटल सी होती है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि हेयर लॉस, मतलब फीमेल्स नेवर हैव हेयर लॉस अनटिल दे आर अंडर सम ट्रीटमेंट, जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से जा रही हूँ, तो फिर उसमें हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगरचे क्योंकि थोड़ी सी ये अब जो है एकेडमिक बात पूछने लगा हूँ मैं, कुशिंग्स डिजीज़ जो है, उससे इसका कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है? हाँ, वो भी मैंने शुरू में आपको बात की थी, काफ़ी सारे सिंड्रोम हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएट, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इससे मिमिक करती हैं, ठीक है, उनमें से एक कुशिंग है। कुशिंग के अंदर भी मरीज़ को
वेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ लेकिन पे पीछे इधर एक हम्स बन जाता है, ठीक है। फिर ये होती है कि जो लेग्स हैं वो कम मोटी होती हैं और पेट का सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, बॉडी पे स्ट्राया होते हैं, मरीज को डायबिटीज हो सकती है, निशान पड़ जाते हैं, जल्दी प्रेशर होता है, नज़र का मसला हो सकता है, ठीक। फिर ये मसल वीकनेस होती है, ज़मीन से उठ के बैठा नहीं जाता, चीज़ें उठाई नहीं जाती, तो वो बेसिकली जो है वो कार्टिसोल से रिलेटेड है, अच्छा, ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन है। तो हम किसी दिन पूरे पाथवे के साथ इंशाल्लाह ताला इसको जो सिंड्रोम्स हैं, और भी बहुत सारे सिंड्रोम है रिलेटेड इससे जो है, जो कि जिसमें जो है 21 हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी है, 17 ये एक ही सीरीज में बनते हैं, पूरी सीरीज में हम एक सीरीज़ है जो कि एंड प्रोडक्ट इस टेस्टोस्टेरोन जो एक्टिव जो है, उसमें जैसे जैसे जो पाथवे डिफेक्ट होता जाएगा उसका सिंड्रोम आता जाएगा। लेकिन क्योंकि PCOS इज़ वेरी कॉमन अमंग फीमेल्स इन आवर सोसाइटी, और जो है लोग उसको, डॉक्टर साहब जो कॉमन आपने फरमाया है, ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ये जो चिकन खाते हैं बहुत ज़्यादा, और चिकन जो है उसकी जो ग़िज़ा है और जो उसको टीके लगाते हैं ईस्ट्रोजन या इस तरह के, इनसे कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं? हार्मोनल, क्योंकि हमारे यहाँ तो खाना ही चिकन है, सुबह दोपहर शाम लोग, इट डज अफेक्ट्स योर नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल यानी मरोसी हैं, कुछ नॉन मरोसी हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के, असल में PCOS का मसला ये कि अभी तक कोई एक ऐसी थ्योरी नहीं है कि जो 100% इसको एक्सप्लेन कर सके कि ये ही इसकी ख़राबी बिल्कुल एक होता है ना जिसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस, यानी कि इसकी ख़राबी टोटल क्या है। ख़राबी जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि मर्दाना हार्मोन का ज़्यादा होना है, वज़न का बढ़ना है, माहवारी का ना आना, चेहरे पे बालों का हो जाना है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मरीज़ को दाने निकलना, और जो है वो प्रेगनेंसी का ना होना, हमल का ना होना, ये आम है। आप डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये तो आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इससे काफ़ी कोई इसका हल भी है, कोई इलाज भी है? जो नंबर 1 इसमें अगर पेशेंट जो है डिपेंड करता है सिम्टम्स कौन से। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो वेट लूज़ करे, वेट लूज़ इज़ वेरी गुड सोल्यूशन। कहते हैं कि जितना वो वेट अपना कम करेंगे उतनी ही बॉडी में क्या होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेवल कम होंगे। लेवल कम होंगे तो बॉडी नॉर्मल हार्मोनल एक्टिविटी बाद का रिज्यूम भी कर लेती है विदाउट एनी ट्रीटमेंट भी, ठीक है। अब वो फीमेल जिनके चेहरे पे बाल ज़्यादा हैं, ठीक है, उसमें एक तो ये है कि वो लोकल करा सकती हैं, काफ़ी सारे मेथड है, लेज़र लोग कराते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कहते हैं क्रीम्स है, लोकल एप्लीकेटर हैं, फिर एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प से आप एक एक हेयर रिमूव करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस लाइट करंट के साथ, बिल्कुल नॉन मिनिमल करंट के साथ हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो हो सकते हैं। फिर अगर हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप हार्मोन्स दे सकते हैं। एक ड्रग जिसका हम बड़ा जिक्र करते हैं वो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन जो है वो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी को भी ठीक करने के लिए है और वेट लूज़ के लिए भी। तो ये PCOS में इसका एक एडेड इफेक्ट है, और हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रेस्क्राइब भी की जाती है इस मसले के लिए, क्योंकि एक चीपर है, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत कम है, और मरीज़ जो है वो लंबे अरसे तक ले भी सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर अगर ये सारे इफ़ेक्टिव ना हों तो फिर हमें एक्सटर्नली हार्मोन्स देने पड़ते हैं, और उससे मरीज़ की मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन को बेहतर करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस इलाज से जो आपने फरमाया है, एक तरफ तो शुगर ठीक होती है, वज़न कम होता है तो माहवारी ठीक होती है, माहवारी ठीक होती है तो फिर कंसेप्शन भी हो सकती है, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होनी शुरू होती है। सो इतना ख़तरनाक नहीं है कोई? नहीं इतना नहीं है, इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन बी ट्रीटेड, बट ये है कि इसमें आपने पेशेंट को ये बताना है कि ये आपने ऐसा नहीं कि 6 मंथ ट्रीटमेंट लेनी है और फिर छोड़ देनी है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग। अच्छा। मतलब लाइफ, जब भी वो वेट गेन करेगी तो या दरमियान में उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, हार्मोनल इश्यूज आएंगे तो उसका ये मसला दोबारा आ सकता है। डॉक्टर साहब ये ज़्यादातर किस एज की ख़वातीन? रिप्रोडक्टिव एज, डैट इज, हाँ, वो इंक्लूड करती है 18 से 35, 38 या 40 ईयर्स के दरमियान फीमेल्स को पीछे। हमारे यहाँ बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द यंग फीमेल्स, क्योंकि हमारे जो है वो चिकन एक रोल है, फिर फास्ट फूड की बहुत बहुतात है, ठीक है, फिर कोक्स, एनर्जी ड्रिंक्स से, और ये क्या करते हैं, सारे वज़न बढ़ाते हैं। जब वेट बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो और पीछे पसे पर्दा जो है बीमारी भी है, बीमारी भी है अंदर वो है। इवन थिन लीन फीमेल्स में भी PCOS रिपोर्टेड है। थिन? हाँ, थिन, बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा ना, मुनासिब वेट के साथ भी। तो इसलिए जो पहले कॉन्सेप्ट ये होता था कि फ़ीमेल हेल्दी हो, उसकी ओवरीज में सिस्ट हो, ठीक है, वो फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक हम कहते थे, मुझे ऐसी बात याद आ गई, पुरानी पड़ी हुई, दैट इज़ नेकलेस साइन। इस तरह नेकलेस होता था, द ओवरीज आर लाइक दैट, ठीक है,
वो ओवरी जो गोल ऐसे बनी होती है उसके अराउंड ऐसे करके जैसे नेकलेस नहीं होता, उसकी तरह ओवरीज हाँ सिस्ट बनी होती थी। तो इट वाज नोन एज जो है वो नेकलेस साइन। लेकिन ये बहुत पुरानी किताबों में शायद लिखा हो, जब मतलब इट्स वे बैक ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स जब मगर ये हार जो था ये कोई ऐसा हार नहीं जिसको ख़वातीन पसंद करे। तो इसलिए हमारे यहाँ फीमेल्स को चाहिए कि वो इस इशू को भी देखें और गायनेकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो एक प्रॉपर वर्कअप रखें, ठीक है। नॉट ओनली कि पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे हमने कुशिंग है, फिर और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि कंजेनिटल हैं, कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसीज हैं, उनके भी टेस्ट अवेलेबल हैं, वो सिंपली ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन वो ये है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है और आपको कोई और वजह नहीं मिल रही, तो फिर आपको चाहिए, और फीमेल्स में अलामतें भी आ रही, तो फिर पीसीओज आपके दिन में सबसे पहले आना चाहिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डॉक्टर नवीद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जिसमें आपने बहुत अच्छी मालूमात उन ख़वातीन के लिए दी जिनको हमल भी नहीं हो रहा और शुगर भी बढ़ रही है और वज़न भी बढ़ रहा है और चेहरे पे बाल भी हैं और दाने भी निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और आपसे मज़ीद मालूमात हासिल करते रहेंगे। और आपसे एक दरख्वास्त भी है कि इस प्रोग्राम में जो सवालात आते हैं, अगर आप काइंडली नेक्स्ट प्रोग्राम में देखें कि कोई ऐसे सवाल हैं तो हम उनको एड्रेस करें, क्यों नहीं, आप उनके जवाब आए। कुछ पेशेंट्स ने पूछा हुआ है, जैसे हमने कुछ ने लाडा पूछा, कुछ ने मोडी पूछा, या ये क्या होते हैं, ठीक है। और लोगों का एम्फेसिस होता है टाइप 1 के ऊपर बहुत, हालांकि टाइप 1 इज़ अराउंड 10 to 15% इन पॉपुलेशन। लेकिन ये कि लाडा मोडी, क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इसका डायग्नोसिस फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम टॉपिक को इस तरह रखें कि आम लोगों को समझ आ जाए। मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल अगर टर्म्स बोलेंगे तो वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए समझ होगी और फिर चीज़ें मुश्किल होती जाती है जी। तो सिंपल हम लाडा और मोडी को भी हम, ये भी बहुत अनकॉमन है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं कि आप देखेंगे कि हर 100 में से पेशेंट को डायग्नोज हो रही है, ऐसे नहीं। और ये डायग्नोसिस तो वैसे भी एक्सक्लूजन होते हैं, मतलब आप बाकी चीज़ें निकालें तो फिर आप ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में जैसा कि हमने बात की पीसीओज के मुतालिक, बहुत ही अहमियत का हामिल ये टॉपिक है। और जिन ख़वातीन को ये मसाइल होते हैं वो जब तक मसले हल नहीं होते, कभी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही होती हैं, कभी वो अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास और कभी डायबिटोलॉजिस्ट के पास। तो जो भी डॉक्टर के पास आप जाएं, ये मालूमात जो आपको आज बाहम पहुंचाई हैं डॉक्टर नवीद शहजाद ने, अगर आपके जहन में ये बातें होंगी तो आपके लिए परेशानी कम हो जाएगी और तीर बहदफ, यानी सही इलाज कहाँ से मिलेगा, उस पे अमल करते हुए आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जो पेचीदगियाँ और मसाइल और शिकायत हैं और अलामतें हैं, उनको आप बतदरीज हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर से डायबिटीज़ पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे आपकी आमद का शुक्रिया। और आपके जितने भी सवाल हैं, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हमारी कोशिश होती है कि हमारे कंसल्टेंट्स आपके सवालात के जवाब दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।